हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे आधुनिक इतिहास घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक से हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम इसकी थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे, आधुनिक इतिहास की विविधि। अब हम इससे संबंधित सभी प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप बीच में कहीं मत चले जाइएगा। यदि आप बीच में कहीं गए और आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल गया तो भैया आप ही इसके ज़िम्मेदार होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पहले ही बोल रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे क्या? तो जिन्हें भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल आधारित है या स्थापित किया था इन्होंने, तो ये पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल नहीं थे, प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, बल्कि इन और नियमित पुलिस मतलब नियमित पुलिस बल स्थापित किया था, तो ये पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित इनने किया था, तो ये वाला सही हो जाएगा। जो रेगुलेटिंग एक्ट है यह 1773 में आया था और इसके द्वारा ही जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय है इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आता है, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू की गई थी, तो ये भी सही है। 1860 में क्या हुई थी? भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी, तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। अब हम इसका देखते हैं विवरण। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने पुलिस सुविधा प्रक्रिया के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था, ना कि वॉरेन हेस्टिंग ने। अतः कथन ए असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में अधिनियम आया था। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित कर दिया गया था, अतः कथन दो सेकंड है वो वाला भी सही हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 में आई थी, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आई थी, और कथन तीसरा जो है वो भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो किसका युद्ध हो रहा था? हम नहीं चाह रहे थे कि रूस हमारे यहाँ पर आए, तो जो एंग्लो अफगान संबंध है यह आधार बना था रूस के विस्तार के डर का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में रूस देश भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। रूस एवं ईरान जो कि तत्कालीन फारस है उसके मध्य तुर्कोमंचाई संधि 1828 में हुई थी। इसके पश्चात रूस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज घबरा गए। इंग्लैंड में विशेषज्ञों के द्वारा भारत में संकट का नारा दिया गया था। अब वैज्ञानिक सीमा प्रारंभ कर देनी चाहिए, इन लोगों ने ऐसा सोचा। उत्तर पश्चिमी दर्रे भारत के प्रवेश द्वार की चाबी थे। यह सोचा गया कि अफगानिस्तान को एक मित्र या समर्थक शासक के अधीन होना चाहिए, यही एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची 1 में क्या कह रहा है? 1775 में क्या हुआ था? ऑप्शन है आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है? 1775 में हुआ है। नेक्स्ट आता है 1780 में हुआ था द्वितीय अफगान मैसूर युद्ध। 1824 में हुआ है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, और 1838 में हुआ है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। मतलब जो जिस अफगान से हम लोग दोस्ती करना चाह रहे थे उन्हीं से लड़ाई कब हुई है? 1838 में। देखो पहले आता है 1775 से 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुए। 1780 से 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ था। आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पार्टेनोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित कर दिया था। 1824 से 1826 में लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में 1823 से 28 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। ब्रिटिश सेना ने बर्मा सेना को पराजित करके यांडूब की संधि 1826 की, और
ऑकलैंड 1836 में भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना हुई थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि 1838 से 1842 के बीच में हुआ है। फिर आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। वही हमें युद्ध को जमाना है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है? तो ये अभी अपन ने पढ़ा था, कब हुआ है? 1780 से 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, आंग्ल से फ्रांसीसी लड़ रहे हैं, तो ये होगा 1750 से 1754 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यह हुआ है 1803 से 1805 के मध्य। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, इसकी शुरुआत हुई थी 1778 से 1880 के बीच में। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है ना? तो ये 1780 से 1784 में हुआ। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ है 1750 से 1754। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये हुआ है 1878 से 1880 के बीच। नेक्स्ट आता है वही सूची 1 को सूची 2 से मिलाने हैं। इलाहाबाद की संधि कब हुई है? तो ये हुई है बक्सर के युद्ध के बाद, है ना। तो 1774-75 के बीच में हुई थी। 74 में युद्ध हुआ था, 75 में हुई थी। 1775 में हुई इलाहाबाद की संधि। फिर एक्सला सापेल की संधि जो हमारा साथ मैसूर युद्ध में हुई थी ना, ये तो ये हुई थी हमारी 1748 के बीच में। ला वुर्देनार्से द्वारा मद्रास पर अधिकार कब किया गया था? तो इनके द्वारा किया गया है 1746 में। और डुप्ले की पदच्युत, मतलब ये डुप्ले को पद से हटा दिया गया था 1754 में। देखो, इलाहाबाद की संधि 1765, एक्सला सापेल की संधि जो हुई है 1748, ला बर्दुनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 और डुप्ले का पद से हटाया जाना 1754। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है ना। पुनः जर्जिया लगाया था, फर्रुखशेर ने लगाया था, सही है। मूसलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड ने किया था, तो ये भी सही है कि भाई मूसलीपट्टनम पर अधिकार कर फोर्ड बना लिया, फोर्ड के द्वारा। सती प्रथा पर निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था, तो ये भी सही हो जाएगा। दास प्रथा का अंत मैल्कम ने किया था, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एलेनबरो के द्वारा किया गया था ये, है ना। फर्रुखशेर द्वारा पुनः जजिया कर आरोपित किया गया तथा सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा पारित किया गया। जबकि तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व में अप्रैल 1759 में मूसलीपट्टनम पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। मैल्कम एक अंग्रेजी पारसी थे। इन्होंने भारत की यात्रा करके 1830 के दशक में दक्षिण भारत में दासता का ब्यौरा दिया था, परंतु दासता के अंत में उनका कोई नाम नहीं है। दासता का अंत 1843 में हुआ था लॉर्ड एलेनबरो के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं भारत के संदर्भ में शासन में पित्त सत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? जो हमारा पित्त सत्तात्मक दृष्टिकोण है, किससे हम उसको संबंधित मानते हैं? तो थॉमस मुनरो की दृष्टिकोण से इसको मानते हैं। भारत के संदर्भ में शासन में पित्त सत्तात्मक या स्वच्छंदतावाद दृष्टिकोण प्रायः थॉमस मुनरो 1761 से 1827, मैल्कम 1769 से 1833, एल्फिंस्टन 1779 से 1859 और मैटकॉफ 1785 से 1846 आदि ब्रिटिश प्रशासकों से संबंधित माना जाता है। ये भारतीय गांवों के गणतंत्रात्मक स्वरूप है, इसके प्रमुख समर्थक थे। मुनरो ने मद्रास में 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलिमिटी कहा गया था? तो ये हमारा उड़ीसा में पड़ा था ना, उड़ीसा में अकाल पड़ा था 1866 से 1867 के बीच में। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866 से 1867 में भीषण रूप से धारण किया था। 1865 में सूखा पड़ा
और 1866 में उड़ीसा, मद्रास और उत्तरी बंगाल, बिहार में अकाल पड़ा था। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जनक्षति हुई थी। अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 13 लाख लोगों को उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हो गए थे। इस अकाल के प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया था। उड़ीसा अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके पश्चात सर जॉर्ज कैम्बले की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो इसको बनाया था स्ट्रेची आयोग। किसके द्वारा बनाया गया था? स्ट्रेची आयोग के द्वारा बनाया गया था। 1866 में जॉर्ज कैम्बले के अधीन अकाल आयोग स्थापित किया गया, जिसने राहत सेवा को सरकार की जवाबदेही माना। 1876 से 1877 में अकाल के बाद 1878 में स्ट्रेची आयोग बनाया गया, जिसकी अनुशंसा 1883 में अकाल संहिता बनाई गई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं एंड्रूज फ्रेजर। इनके द्वारा कौन सा आयोग बनाया था? हमने फ्रिज बनाई है पुलिस को रखने के लिए, तो फ्रिज जो पुलिस आयोग है वो बनाया गया है एंड्रूज फ्रेजर को, मतलब पुलिस स्टेशन में फ्रिज मंगाई है। एंड्रूज फ्रेजर बनाया गया था पुलिस आयोग के लिए। फिर आते हैं एंटनी मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड अकाल में ही मंगाएंगे हम मैकडोनल्ड से कुछ, तो एंटनी मैकडोनल्ड अकाल आयोग बनाए इनके अंतर्गत। कॉलिन स्कॉट मैन जो हमारा मैदान है उसमें हमें क्या लगानी है? क्रीफ लगानी, तो सिंचाई आयोग, सिंचाई चाहिए पड़ेगी। कॉलिन स्कॉट मैनक्रीफ सिंचाई आयोग से संबंधित है। थॉमस रॉबर्ट हमारा चलाएगा रेलवे आयोग से संबंधित है। ये ऐसे ही हमने इसको याद किया था, तो यदि आपको ठीक लगे तो आप भी ऐसे याद कीजिए, जल्दी याद हो जाएंगे और एग्जाम में याद भी रहते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आते हैं एंड्रूज फ्रेजर, पुलिस आयोग से संबंधित है, जो कि 1902 से 1930 में बना था। एंटनी मैकडोनल्ड अकाल आयोग बना था 1901 में। कॉलिन स्कॉट मैनक्रीफ सिंचाई आयोग 1901 में बना, और थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग बना 1901 में। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 1767 से 1769 के बीच में क्या हुआ है? पहला मराठा अफगान मराठा युद्ध नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। वो तो शायद 75 में हुआ था ना, 1775 में। फिर आता 1790 से 1792 के बीच में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। 1824 से 1826 के बीच में पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है। नो, बल्कि 1845 से 1846 के बीच में द्वितीय सिख युद्ध हुआ है। नहीं, सिख युद्ध नहीं हुआ, ये वाला सही हो जाएगा। अफगान युद्ध बर्मा वाला जो है वो इसमें हुआ था, मतलब पहला नहीं, दूसरा और तीसरा ही सही है। देखो, पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध है वह 1775 से 1782 में हुआ था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, कारण मराठों के आपसी झगड़े हो रहे थे, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी। इसी प्रकार क्लाइव ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अवैध शासन प्रणाली स्थापित की थी। इसी प्रकार द्वैत शासन प्रणाली कंपनी महाराष्ट्र में भी स्थापित करना चाहता था। 1782 में सलवाई की संधि अंग्रेज एवं महाजी सिंधिया के बीच में हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए गए थे और अगले लगभग 2 दशकों तक शांति बनी रही। फिर आता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 1792 में होता है। यह युद्ध अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। अंग्रेजों ने मराठा और निजामों के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। मेडोज के नेतृत्व में टीपू पराजित हुआ। मार्च 1792 में अंग्रेजों और टीपू के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों तथा उसके सहयोगियों को देना पड़ा था। साथ ही युद्ध के खजाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने पड़े थे, मतलब युद्ध भी हारो और खजाना भी दो। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में 1823 से 1828 में लड़ा गया। यह युद्ध ब्रिटिश औपनिवेशिक स्वार्थ के कारण हुआ था। 1825 में ब्रिटिश सेना के सैनिक कमांडर ने बर्मा सेना को पराजित करके 1826 में यांडू की संधि की। इस संधि के बाद अंग्रेजी अधिकार वाले क्षेत्र का विस्तार हो गया और इसके प्रभाव में भी वृद्धि हुई थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849। यह युद्ध
तात्कालीन कारण मुल्तान के सूबेदार मूलराज के विद्रोह के कारण हुआ था। मूलराज शेर सिंह और छतर सिंह ने पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कराने के लिए विद्रोह किया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। 1845 से 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। इस प्रकार से जो हमारे दूसरा और तीसरा था वो सही हो जाएंगे। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए जो कूट हैं इनको हमें जमाना है ना। पहले आता है डोमेट्रिक परफॉर्मेंस एक्ट, तो ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस भी आया था। फिर आता है बंगाल में टेनेसी एक्ट, और उसके बाद आता है लास्ट में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजंस एंड अवध का एक्ट, प्रोविजंस और अवध का एक्ट। पहले आता है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, बंगाल टेनेसी एक्ट 1885, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट 1890 में आया। सो मिल कीजिए बाल विवाह, ठगी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह। ओके, तो बाल प्रथा से संबंधित कौन हो जाएंगे हमारे? एमजी रानाडे का संबंध है बाल विवाह से संबंधित, है ना। ठगी प्रथा का अंत किया था कर्नल स्लीमैन ने, इसलिए हमारे यहाँ के जो कटनी है ना मध्य प्रदेश में, उसका नाम है इन्हीं के नाम पे, पहले स्लीमैन नगर भी इसको कहा जाता है ना, सलीमनाबाद। फिर आता है विधवा पुनर्विवाह, ये हमारे ईश्वरचंद्र विद्यासागर से संबंधित हैं। फोर्थ क्या बोलता है? पिंडारियों का दमन, ये तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाने वाले एमजी रानाडे ने बाल विवाह, स्त्रियों की परतंत्रता और विधवा विवाह का निषेध आदि कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। इन्होंने दक्कन शिक्षा समिति की स्थापना की थी। ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 1828 से 1835 में हुआ था। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत कर दिया गया। सती प्रथा और शिशु हत्या बंद करने से ही स्त्रियों की अवस्था नहीं सुधरेगी, अपितु इनके विरुद्ध विधवा विवाह की अनुमति, विवाह की आयु बढ़ाने जैसे भी सकारात्मक कार्य करना आवश्यक था। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा दिया गया था। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। इसके अंतर्गत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया। यह विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित कर दिए गए और पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। वस्तुतः पिंडारियों का पहला उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1689 के आक्रमण के समय आया था। बाजीराव प्रथम के काल में ये अवैतनिक रूप से मराठाओं की ओर से लड़ते थे और केवल लूट में ही भाग लेते थे। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों की 3 प्रमुख नेता चीतू वसील और मोहम्मद करीम खान पिंडारियों का दमन करने के विरुद्ध से लॉर्ड हेस्टिंग ने 1,13,000 सैनिक और 300 तोपें एकत्रित की थी। उत्तरी सेना की कमान उन्होंने स्वयं संभाली थी और दक्षिणी सेना की कमान थॉमस हिस्लॉप को दी थी। 1817 तक पिंडारी चंबल घाटी के पार तक खदेड़ दिए गए थे। जनवरी 1818 तक इनका संगठित दल छिन्न भिन्न हो गया था। अतः 1824 तक पिंडारियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं कथनों का परीक्षण कीजिए। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार से संघर्ष का नेतृत्व किया था, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रोहिलखंड से नेतृत्व किया था। पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है? मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं पहले वाले। अब तीसरा देखते हैं हम। तात्या टोपे ने नाना साहिब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला था और जीनत महल ने फैजाबाद की कमान संभाली थी, तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्हें तो पहले ही संभाली थी, है ना। गदर पार्टी सरदार भगत सिंह द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये भी गलत है। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। पहला और दूसरा ही बस सही था।
देखो, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। इन्होंने गदर नामक एक पत्र भी निकाला था जिसका प्रथम अंक 1 नवंबर 1913 को निकाला गया था। मार्च 1914 में इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर स्विट्जरलैंड जाना पड़ा था, जहां इन्होंने एक अन्य ब्रिटिश विरोधी समाचार पत्र वंदे मातरम निकाला था, और जो अन्य पहले दूसरे थे वो तो सही थे ही। द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर इन लाइफ साइज productions, cinematography. A few exhibition will be given at the night. 7 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में ये जो छपा था, यह कब छापा गया था? तो ये 1896 को छापा गया था। 1896 96 को। यह प्रथम भारतीय सिनेमा का विज्ञापन था जिसको 7 जुलाई 1896 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छापा गया था। इसी दिन मुंबई के वाटसन होटल में द मार्वल्स ऑफ द सेंचुरी के नाम से ल्यूमियरे बंधु, जो फ्रांस के थे, इनके द्वारा पहला सिनेमा शो भी आयोजित किया गया था। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं थी। उपयुक्त कथन किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड एटली ने कि भैया ब्रिटिश सरकार के द्वारा विभाजन नहीं किया गया है। ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा की। इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह किसने कहा था? तो ये हमारे अरविंद घोष कहेंगे। अरविंद घोष के द्वारा कहा गया कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। अरविंद घोष जो कि 1872 से 1950 तक रहे हैं, लगभग 10 साल तक 1901 से 1910 के बीच विशेषकर बंगाल विभाजन के दौरान राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से बने रहे। स्वदेशी एवं बहिष्कार के कार्यक्रमों का प्रतिपादन करने में भी शामिल थे। इन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र का जीवन एवं प्राण है। न्यू लेम्स ऑफ ओल्ड लेखक श्रृंखला 1893 से 1894 में आई। सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने वाले कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इसके लेखक कौन थे? तो ये हो जाएंगे हमारे अरविंद घोष। ये गर्म दल से संबंधित थे अरविंद घोष। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष डुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लेम्स ऑफ ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। नीचे दिए गए हैं जो विचार, इसमें कालानुक्रम अनुसार इनको जमाना है। तो चलिए देखते हैं। पहले आते हैं लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। ओके। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये तो देखो, पहले तो गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनी थी, उसके बाद आई थी तुम्हारी ये दोनों तो एक दूसरे के पीछे आ जाएंगे। हिक्स के बंगाल गजट का प्रकाशन ये सबसे पहले हुआ था। सबसे पहले हिक्की ने बंगाल गजट निकाला था, है ना, तो पहला आ जाएगा तीसरा। उसके बाद सर विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, दूसरा ये, और तीसरा हरदयाल के द्वारा नहीं, तीसरा हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। उसके बाद आते हैं लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। चलिए देखते हैं। देखिए, पहले आती है हमारी, देखो, सर्वेंट ऑफ नहीं, सबसे पहले आई ना बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ है जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा। फिर आते हैं बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा। उसके बाद आती है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो कि 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई लाला हरदयाल के द्वारा। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि ये अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? ये कहा था एनी बेसेंट ने। मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ
जिसका कार्य है सोते हुए को जगाना, ताकि ये अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके, एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया था। किसने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अर्थात इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? यह किसने कहा था? ऑप्शन में से कोई नहीं, गांधी जी के द्वारा कहा गया था। तो उपरोक्त जो कथन है कौन सा, ये कि जब तक यह तीसरी शक्ति मतलब अंग्रेज है ना, अर्थात इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे, ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? तो पहले आते हैं गांधी जी और दूसरे आते हैं तिलक। गांधी जी एवं तिलक दोनों ने ही भारत का व्यापक दौरा करके सामाजिक उत्थान का कार्य किया था। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे, इन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया था। इस दृष्टि से यह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। लाला लाजपत राय के संदर्भ में सही कथन बताइए। तो पहला क्या है, प्रारंभ में यह असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए थे। तो ये सही हो जाएगा कि भैया पहले असहयोग की नीति को समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन गांधी जी आए तो उनका समर्थन करने लगे। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे, तो ये सही हो जाएगा, दोनों ही सही हैं। प्रारंभ में लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, कारण वह कांग्रेस की प्रार्थना अनुनय विनय की नीतियों से असंतुष्ट थे। इसके बाद सितंबर 1920 में कांग्रेस ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कलकत्ता में एक विशेष सत्र बुलाया और असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया, अतः कथन ये सही हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। इससे नाराज होकर CR दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया, जिससे लाला लाजपत राय भी शामिल थे। लेकिन 16 जून 1925 को CR दास की मृत्यु के बाद लाला लाजपत राय और पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्ता के बंटवारे और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर मतभेद के चलते पार्टी छोड़ दी, अतः कथन ए और 2 सही हो जाएंगे। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? ये तो हमारे GV मावलंकर जी हो जाएंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर। GV मावलंकर के द्वारा वर्ष 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे। ये पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग को त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। इनके संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर इन्होंने कहा था कि यह विग इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जुलाई 1952 में GV कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा की पार्टी का गठन किया था, तो पहला गलत हो जाएगा। PC घोष और T प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, तो ये सही हो जाएगा, दूसरा सही है, बल्कि पहला गलत था। देखो इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। 1951 में GV कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। PC घोष और T प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी के सदस्य थे। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा के विलन के परिणाम स्वरूप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, मतलब उसमें सन गलत था। निम्नलिखित में किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? तो ये 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। प्रख्यात संविधानविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1951 में हुआ था, 91 में हुआ था, 91 में मध्य प्रदेश के महू में। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो गुरुदेव से रविन्द्रनाथ टैगोर को बुलाया जाता है। गुरुदेव की संज्ञा प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को दी जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1661 में हुआ था। देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में 1901 में इन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय खोला, और जो कि विश्व भारती के नाम से विश्वविख्यात हुआ। 1913 में इन्हें
गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ जो टैगोर हैं, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1941 में। नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 80 वर्ष की आयु में 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। विश्व भारती नामक संस्थान की स्थापना इन्होंने की थी और यह जनमानस में गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। जन्म 1861। निम्नलिखित में रविन्द्रनाथ टैगोर को महान पहरी किसने कहा था? तो ये गांधी जी के द्वारा इनको महान पहरी कहा गया था। गुरुजी मतलब जो गांधी जी हैं, इनका मानना था कि यह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में कथन में से असत्य बताना है ना। तो इन्हें प्राचीन भारत और उनकी संस्कृति का गौरवगान किया था, तो ये सही हो जाएगा। इनने साहित्य और जो संस्कृति है वो उसको बताया था साहित्य के माध्यम से। इन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा था, तो सेकंड सही हो जाएगा। इन्होंने अपने गीतों में मराठाओं की बहादुरी का खंडन किया था, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया था, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, मतलब डी वाला गलत है। डी वाला गलत है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया था। इनके उपन्यास घरेवारे में स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष के दुष्परिणामों का एक मुस्लिम व्यापारी की व्यापक जो व्याख्या है उसके माध्यम से चित्रण किया था। इनमें सभी विकल्प सही हैं। साथ ही स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने पर इन्होंने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। यह कथन किस क्रांतिकारी का है कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवारों का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो, ये कहा था रास बिहारी बोस के द्वारा। जय जवान जय किसान का नारा हमारे दिए गए हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, जो कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे थे। किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इससे कसकर पकड़ना चाहिए? गांधी जी ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 9 अगस्त 1942 के समय निम्नलिखित में से किसने लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व से नहीं होगी? यह कहा था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा था कि गांधी जी अपने देश को सेवा प्रदान की है इन्होंने, तथा वे आगे भी ऐसी असाधारण सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, परंतु भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व से नहीं होगी। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं, ये कहा था हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? तो ये बनी है 1854 में। सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, किंतु असफल रही थी। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई के कवास जी डावर में खोला गया था। इसका नाम स्पाइनिंग एंड बिगिंग कंपनी बॉम्बे रखा गया था। राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से यह किसका वक्तव्य है? तो यह दादा भाई नौरोजी ने कहा था। राजा जनता के लिए बनी है, जनता राजा के लिए नहीं। यह भारतीय राजनीति के पितामह कहे जाने वाले प्रख्यात राजनेता, उद्योगपति और शिक्षाविद विचारक दादा भाई नौरोजी ने कहा था। भारत में बॉय स्काउट्स या बॉय स्काउट्स जो बालचर है, सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता किन्हें माना जाता है? तो ये बैडल पावेल को माना जाता है। जो बॉय स्काउट बालचर सिविल गार्ड आंदोलन का प्रारंभ यूनाइटेड किंगडम में उस समय हुआ था जब लॉर्ड बैडल पावेल ने वर्ष 1907 में ब्राउन सी द्वीप में एक स्काउट कैंप स्थापित किया था। 1908 में इन्होंने स्काउटिंग फॉर बॉयज़
प्रकाशित किया। इसके बाद यह आंदोलन यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ पूरे विश्व में फैल गया। तदनुसार भारत में बॉय स्काउट, बालचर एवं सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता बैडन पावर ही थे। भारत में स्काउटिंग वर्ष 1909 और गाइडिंग वर्ष 1911 में प्रारंभ की गई थी। स्काउटिंग 1909 में और गाइडिंग 1911 में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? जो रखमाबाई मुकदमा है इसका संबंध था सहमति की आयु से और दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन से। महिलाओं की शिक्षा का पालन करने से संबंधित नहीं थी, है ना। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का दादाजी भीकाजी बनाम रखमाबाई बॉम्बे राज्य का मुकदमा सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन पर केंद्रित था। इस मुकदमे की सुनवाई मुंबई हाई कोर्ट में जे पिन्हे की पीठ ने सुनी थी। ध्यान है कि रखमाबाई के इस केस ने भारत में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस कथन यह जो कानून है इसके तहत 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत की स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, तो पहला सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। भगत सिंह द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापक में से एक थे, तो ये भी हो जाएगा सही। 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था, तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नवंबर 1930 में लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। इसमें भाग नहीं लिया था। यह सम्मेलन निष्फल रहा था। तेज बहादुर सप्रू, BS शास्त्री और MR जयकर जैसे कुछ उदारवादी नेताओं के प्रयास से गांधी इरविन समझौता हुआ। वर्ष 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई थी, न कि विरोध किया गया था। इससे संबंधित प्रस्ताव गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू से प्रस्तुत कराया था। यह प्रस्ताव निर्विरोध पारित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के विषय में कुछ बातें हैं, ध्यान दीजिए। पहले आता है 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे, तो नहीं, ये पहले गलत हो जाएगा। इसमें GV कृपलानी जी थे, है ना। नेक्स्ट आते हैं, इन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता नहीं की। वो चुने गए थे ना राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व इन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखते हैं हम 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष GV कृपलानी थे। संविधान सभा की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा अस्थायी रूप से और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा स्थायी रूप से की गई थी। संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल स्वतंत्रता के पूर्व में भी जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं थे। मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसने दिया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। भले राजाओं जैसे रहते थे लेकिन इन्होंने ऐसा किया था, कहा था मैं समाजवादी हूँ, मैं गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजा और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? तो ये नेहरू जी को कहा जाता है। नेहरू जी के विचारों में मार्क्सवाद सहित समाजवाद का विश्लेषण और व्याख्या में मिलती है। नेहरू जी के समाजवादी रुझान के विषय में जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए तात्कालिक यूनाइटेड प्रोविंसेस वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रचार विभाग द्वारा कम्युनिस्टिक लाइक्स एवं डिसलाइक्स नाम से एक पर्चा छपवाया था, जिसमें नेहरू को साम्यवाद का उच्चतम पुजारी के रूप में वर्णित किया गया था। यद्यपि सरकार के उच्च अधिकारियों ने ऐसे प्रयास न करने और साम्यवादियों के साथ तुलना न करने की सलाह दी थी। समाजवाद का समर्थक कौन थे?
समर्थक कौन थे? 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों और जमींदारवाद एवं पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो हमारे नेहरू जी हो जाएंगे। अभी हमने पढ़ा था समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू जी समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद एवं पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू जी का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। इन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा की थी। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू के जीवनकार रहे हैं? तो वो थे ना फ्रैंक मॉरिस नेहरू जी के जीवनीकार हैं। साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? ये हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। साराबंदी, सबको बंद बना लिया था। गुजरात के सूरत में स्थित बारदौली 1922 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। बारदौली के मेड़ता बंधु कल्याण जी और कुंवर जी एवं दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में 1922 में आंदोलन चलाए। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में 1922 में कोई कर नहीं या साराबंदी आंदोलन चलाया गया था। कोई कर नहीं आंदोलन चलाया गया। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूप में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? तो ये हो जाएंगे बॉयकॉट। आयरलैंड के सीसी बॉयकॉट के नाम पर ही बॉयकॉट शब्द का प्रयोग आधारित है। सीसी बॉयकॉट ने ही सर्वप्रथम 1880 में भूस्वराज या भू राजस्व कम करने के रूप के संबंध में इस विधा का प्रयोग करके राजनीतिक हथियार के रूप में इसका प्रयोग किया था बॉयकॉट का। भारत सरकार के द्वारा 1919 में ILO के वॉशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से भेजा गया था। तो ये भेजे गए हैं NM जोशी को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 1919 में अस्तित्व में आया। अक्टूबर 1919 में वॉशिंगटन में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में NM जोशी को भेजा गया था, जबकि इसके सलाहकार के रूप में BP वाडिया जी को भेजा गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इसका प्रश्न का विकल्प A माना गया है, जो कि गलत था। इन लोगों ने BP वाडिया जी को माना है, लेकिन कौन थे? NM जोशी थे। NM जोशी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला है आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, तो पहला सही हो जाएगा। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित किया था, पत्रिका है, तो ये भी सही हो जाएगी। लाला लाजपत राय द पीपल समाचार पत्र के संबंध नहीं रहे हैं, तो ये वाला तीसरा वाला गलत हो जाएगा। चौथा क्या बोलता है? कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी, तो ये सही हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। हिंदू साप्ताहिक समाचार पत्र अल हिलाल को 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा मनमोहन माल रॉय के द्वारा राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 में की थी। किसकी? प्रेसिडेंसी कॉलेज, पूर्व में हिंदू कॉलेज। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी भाषा में साहित्यिक समाचार पत्र द पीपल का प्रकाशन किया था। हमें क्या करना है? इसको व्यवस्थित करना है कालानुक्रम के रूप में, है ना। तो पहले आते हैं हमारे कर्जन वायली की हत्या। ये तो हुई थी 1909 के समथिंग हुई थी ना, लंदन में। खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया था। इनने बम फेंका था, उसके बाद खुदीराम बोस की हत्या हुई थी। तो इसी की मृत्यु के बाद इनने फेंका था। पहले आ जाएंगे हमारे खुदीराम बोस, उसके बाद आएंगे कर्जन वायली की हत्या। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसी समाचार पत्र का प्रारंभ पहले किया गया था, फिर इनको क्या दिया गया था? भारत से निकाशरा दे दिया गया था और 7 साल
को बाहर कर दिया गया था, जेल में थे ये, है ना। तो सबसे पहले तो तिलक आ जाएंगे इन दोनों के पहले, फिर अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। इसमें थोड़ी सी है कन्फ्यूज़न, ये अल हिलाल वाले तो बाद में आएंगे। तो अल हिलाल को अपन बाद में ले लो, फोर्थ ले लो। फिर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन। उसके बाद हमारे आ जाएंगे खुदीराम बोस की मृत्यु, फिर कर्जन वाली की हत्या। देखो सही आंसर देखो क्या है। पहले आते हैं हमारे केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 1881 में। इसी के आधार पर तिलक को भारत से बाहर निकाल दिया गया था ना, 7 साल के लिए, कुछ सालों के लिए। फिर आते हैं खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया था 1908 में। कर्जन वायली है, इसकी हत्या 1909 में की गई थी। कर्जन वायली की हत्या उनने की थी ना, मदन लाल ढींगरा के द्वारा, लंदन में। फिर अल हिलाल का प्रकाशन 1912 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? ओके, तो पहले चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और दांडी मार्च। पहले सबसे पहले होगा कौन सा हमारा? असहयोग आंदोलन, फिर चंपारण आंदोलन, उसके बाद दांडी मार्च, फिर आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब पहला ये, दूसरा, तीसरा ये आ जाएगा। नहीं, असहयोग आंदोलन बाद में, पहले चंपारण आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर दांडी मार्च, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। देखो चंपारण आंदोलन कब है? 1917 में है। फिर असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में है। दांडी मार्च 1930 में है और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में है। क्या बताना है इसमें से? हमें सही बताना है ना। महात्मा गांधी गिरमिटिया या इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। गलत हो जाएगा, इन्होंने तो समर्थन किया था और इन्होंने खुद करवाया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता था, है ना। फिर आते हैं भारत में लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ये भी सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। गिरमिटिया मजदूर उन्हें कहा जाता है जिन्हें भारत से बाहर ब्रिटिश औपनिवेश में निर्धारित अवधि के लिए मजदूरी के रूप में भेजा जाता है। इनकी दशा बंधु मजदूरों जैसी होती, जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनकी जैसी होती है। गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में 1894 में गिरमिटिया मजदूरों के पक्ष में आवाज़ उठाई थी। 1914 में गांधी समर्ट समझौते द्वारा इन मजदूरों पर लगाए जाने वाले 3 पाउंड का कर समाप्त कर दिया गया था। भारत आने पर गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड से गिरमिटिया पद्धति को समाप्त करने के लिए वार्ता की और अंततः जुलाई 1917 में गिरमिटिया पद्धति प्रतिबंधित कर दी गई। इस प्रकार कथन पहला सही हो जाएगा। गांधी जी के दांडी मार्च और 6 अप्रैल 1930 को उनके द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के बाद देश भर में भारतीयों द्वारा नमक कानून का उल्लंघन प्रारंभ हो गया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जवाहरलाल नेहरू, महादेव देसाई आदि बहुत से कांग्रेसी नेता एवं सत्याग्रहियों को जेल में भेज दिया गया। ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया था। इस प्रकार कथन तीसरा भी सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड चैम्सफोर्ड द्वारा बुलाए गए युद्ध सम्मेलन अप्रैल 1918 में महात्मा गांधी ने ब्रिटेन के पक्ष को न्यायोचित माना और भारत में सहयोग का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें लगा था कि ब्रिटिश सरकार का युद्ध में समर्थन करने से भारत का डोमिनियन स्टेट प्राप्त करने का जो प्रयास है वह सफल हो जाएगा। इसलिए इन लोगों ने इन्हें समर्थन किया था गांधी जी के द्वारा, इसलिए इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया था उस समय। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? तो ये हो जाएंगे हमारा अरुणा अशरफ अली, भारत छोड़ो आंदोलन के समय और उनके बाद भी रही हैं। अरुणा अशरफ अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान एवं स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका मूल नाम था अरुणा गांगुली। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वह स्वयं एवं सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठनकर्ता थीं। अरुणा अशरफ अली ने
भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिए हैं। 1950 में वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ गई। कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वोमेन NFIW के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1958 में वह दिल्ली की मेयर नियुक्त की गई। इन्होंने पैट्रियट नामक समाचार पत्र और लिंक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। 29 जुलाई 1996 को इनका निधन हो गया। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कही थी? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कही गई थी कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि बिहार की जनता और जो उनका मंत्रिमंडल है उनके लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित उनको छोड़ देंगे। 1946 में सरदार पटेल के द्वारा ये कहा गया था। किसने 1921 में पहली बार स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो ये हो जाएंगे हमारे मौलाना हशरत मोहानी जी। मौलाना हशरत मोहानी जी के द्वारा उठाया गया था। वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। भारत विभाजन के लिए मौलाना अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया है? तो ये हो जाएंगे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। और हम मतलब कांग्रेस के नेता नया जो हमारे क्या होते हैं एटली हैं, उनने बोला था कि इंग्लैंड इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, है ना। और माउंटबेटन ने बोला है कि मोहम्मद अली जिन्ना भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया है। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 6 जनवरी 1899 से 8 नवंबर 1905 तक रहा है। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 तक रहा है। लॉर्ड लिलिथगो का कार्यकाल 18 अप्रैल से 1936 से 1 अक्टूबर 1943 तक रहा है। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये कौन हो जाएंगे? हमारे आगा खां हो जाएंगे। आगा खां के द्वारा 31 दिसंबर 1928 से 1 जनवरी 1929 तक दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। सम्मेलन की पृष्ठभूमि 10 सितंबर 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट थी। इसमें बड़ी संख्या में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानसभाओं के मुस्लिम सदस्यों द्वारा हस्तांतरित शिमला घोषणा पत्र जारी किया गया था। इसके प्रावधान किया गया था कि मुस्लिमों की सहमति के बगैर कोई संवैधानिक सुधार या सुझाव मंजूर नहीं होगा। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हो जाएंगे हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। अगस्त 1923 में संपन्न हुए बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। इन्होंने इसमें लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें सनातनी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख एवं पारसी भी शामिल हुए थे। आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है? तो जो आधुनिक बिहार है इसके निर्माता माने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा के विषय में इतिहासकार प्रमोदानंद दास ने अपने लेख में लिखा है कि आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता इन्हें माना जाता है। निस्संदेह बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में ही हुई थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी
पहचानिए। वर्ष जो थे तो वो हमारे ये हो जाएंगे 1925 से 1925 किसके, कम्युनिस्ट पार्टी 1925, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ भी 1925। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ की स्थापना 1925 में ही हुई है, कानपुर और नागपुर में। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था, तो ये हो जाएंगे हमारे अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पूर्वीय सीमांत प्रांत के पेशावर जिले जो कि अब पाकिस्तान में है, उनके एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खान द्वारा सामान्यतः सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, बादशाह खां और फक्र ए अफगान के नाम से इनको जाना जाता है। 1987 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, तो ये हो जाएंगे हमारे अब्दुल गफ्फार खान। किन्हें बॉम्बई त्रिमूर्ति कहा जाता है, जो बॉम्बे की त्रिमूर्ति है वो कहा जाता है हमारे मेहता साहब को, तलंग जी को और तैयब जी को। इनके द्वारा वो स्थापना भी की गई थी ना, इनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी तीनों के द्वारा, फिरोज शाह मेहता, तलंग जी और तैयब जी। फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को मुंबई त्रिमूर्ति के रूप से जाना जाता है। इन्होंने मिलकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी 1885 में। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ की गई आंदोलन का क्या नाम था, तो इसका नाम था लाल कुर्ती। क्या था, रेड स्कर्ट नाम था। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्होंने लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश औपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया था। श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की थी। ध्यानतलब है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग कर रहे थे, तभी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नांकित में से किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया था कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। ये कहा था डॉक्टर वी.एस. मुंजे के द्वारा। बी.एस. मुंजे ने कहा था। डॉक्टर बी.एस. मुंजे एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करने के कारण वर्ष 1932 में उपयुक्त वक्तव्य कहे थे। त्रिपुरी की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई थी, क्योंकि वह बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे, इसलिए ये शामिल हो गए थे स्वतंत्रता आंदोलन में, क्योंकि जो वहाँ के क्रांतिकारी थे वह त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। त्रिपुरा की देशी रियासत के राजा अपने प्रशासन में शिक्षित बंगालियों को सम्मिलित करना चाहते थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश दबाव के कारण बंगाल के से अनेक क्रांतिकारी त्रिपुरा में जाकर आश्रय लिया करते थे, जिसके फलस्वरूप त्रिपुरा की रियासत में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसार हुआ था। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो इनका संबंध है बिहार से। कहाँ से हैं, बिहार से संबंधित है। राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार के कांग्रेसी नेता थे। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू करने के बाद वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे थे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। कितनी थी, 70 वर्ष थी। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में 70 वर्ष की आयु में उभरे थे। आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकारों में रविन्द्रनाथ टैगोर की सहज स्फूर्त अंकन प्रसिद्ध कला के निर्दिष्ट मार्गों का अनुसरण करती हैं। इन्होंने कला में भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियों को साकार किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले आते हैं संत फ्रांसिस जेवियर और जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्य में से एक थे, तो ये सही है। दूसरा, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी। यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर बनवाया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत
हो जाएगा, दूसरा गलत है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। तो मतलब पहला और तीसरा ही सही है। देखो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। संत फ्रांसिस जेवियर का जन्म 1506 में स्पेन में हुआ था। इन्होंने फेवर और 7 अन्य अनुयायियों के साथ जेसुइस्ट संघ की स्थापना की थी। 1542 में इन्हें ये गोवा आ गए थे। अप्रैल 1552 में चीन में गए थे, जहां 3 दिसंबर 1552 को इनका देहांत हो गया था। तो यहाँ भारत में इनका देहांत नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। इनके पार्थिव शरीर को गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में रखा गया है। गोवा में प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को इनके सम्मान में भोज दिया जाता है। जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया था? जो जगत नारायण लाल हैं, इनको रखा गया था हजारीबाग जेल में। हजार है भैया जगत नारायण लाल, तो हजारीबाग जेल में को रखा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। जुलाई 1929 को इनके हजारीबाग जेल से छूटने पर राजेंद्र प्रसाद ने पटना के गुलाब बाग में एक रैली को संबोधित किया था। कस्तूरबा गांधी एवं महाजी देसाई की समाधि किस परिषद में स्थापित की गई है? तो आगा खां पैलेस जो है, पैलेस पूना में, वहां पर इसको स्थापित किया गया है। महादेव देसाई को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था, आगा खां महल में रखा गया और 15 अगस्त की मध्यरात्रि को महादेव देसाई की मृत्यु हो गई। इनके निधन के उपरांत महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार आगा खां महल में इनकी समाधि बनाई गई। 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा गांधी का स्वर्गवास भी उसी जेल में हो गया था। गांधी जी की उपस्थिति में इनकी भी समाधि कहाँ पर? कस्तूरबा गांधी जी की जो समाधि है वह महादेव देसाई जी की समाधि के बगल में ही निर्मित की गई है। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो आगा खां महल पुणे में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता रहे हैं? तो ये हो जाएंगे पट्टाभी सीतारामैया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया प्रमुख राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वे व्यवसाय से चिकित्सक थे। वर्ष 1939 में वे सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए थे, सुभाष चंद्र बोस से, जिसको त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है ना, त्रिपुरी। भारत में औपनिवेशिक काल में विटली आयोग का उद्देश्य क्या था? जो विटली आयोग आया था वो क्यों आया था? तो जो श्रमिक हैं उनकी मौजूदगी की जो परिस्थितियां हैं उन पर प्रतिवेदन करके सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए। वर्ष 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की। J.H. विटली इसके अध्यक्ष बने। इस आयोग का उद्देश्य भारत में औद्योगिक कार्यशाला और बागानों में श्रम की वर्तमान परिस्थितियां, कार्यकर्ता के स्वास्थ्य, क्षमता, जीवन की स्थिति एवं नियुक्तिकारियों एवं नियुक्तियों के बीच संबंध पर सिफारिशें करना था। कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स ड्यूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो ये तीनों ही ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी करने आए थे। जो हालत थी भारत की इन लोगों के द्वारा जो बनाई गई थी उस पर क्या टिप्पणी करने आए थे। कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स ड्यूज, विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी थी। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी। चार्ल्स एंड्रूज का जन्म 1871 में इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। वर्ष 1904 में भारत पहुंचे थे। सेंट स्टीफन कॉलेज के अध्यापन कार्य किया था। इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद पर अपनी किताबें और पत्रिका के जरिए प्रोत्साहन दिया था। एल्डस हैक्सले ने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को भी लिखा था। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिव्यांगत हो गए थे वह कौन सा हो जाएगा? 1943 में।
बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943। इस दुर्भिक्ष से बंगाल में एक अनुमान के अनुसार 1.5 मिलियन से 4 मिलियन लोग मारे गए थे। विश्व में शांति आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये था गुट निरपेक्षता का सिद्धांत। शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति एवं पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुट निरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। नेहरू भारत की नीति प्रमुख रूप में यही रही थी कि शांति, निःशस्त्रीकरण एवं जातीय समानता का पक्ष लिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सकें। ध्यान है कि दिसंबर 1961 के में भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 को बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना था? तो ये था गोवा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। अमेरिका ने वर्ष 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया और गोवा पुर्तगाल का एक ही प्रदेश है कहा था। उसने भारत की तब आलोचना की जब 14 वर्षों तक धैर्य रखने के बाद 1961 में उसने गोवा में फौज भेजकर मुक्त करा लिया गया। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रहा था? तो ये था पुर्तगीज के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा था। निम्नलिखित में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? वे राष्ट्र समाजवाद से संबंधित थे, तो ये सही हो जाएगा पहला। वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, ये भी सही हो जाएगा। वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तीनों सही हैं, तो फोर्थ ही गलत होगा यदि कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो। हाँ, वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे, नहीं, जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित नहीं थे, तो डी गलत हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के साथ साथ ब्रिटिश उदारवाद एवं महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। वे जर्मन राष्ट्रवाद से किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ विश्व इतिहास की झलक, उनकी जो आत्मकथा है, उसके लेखों एवं भाषणों से उनकी समाजवादी विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति कौन सी थी? वर्चस्वशाली तो एक कुर्मी थी भैया, नहीं थी है ना। तो राजपूत थे, भूमिहार थे और कायस्थ थे, लेकिन कुर्मी इसके अंतर्गत नहीं आते थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत और कायस्थ वर्चस्वशाली जातियां थी, जबकि कुर्मी जाति वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, क्या बताना है हमें? इसमें सही बताना है। तो जब शिमला समझौता हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे क्या? तो नहीं थे, तो ये वाला क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा। भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 को हुआ था, तब मुंबई कराची से रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय सैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे, तो ये वाला सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। शिमला सम्मेलन जून 1945 में लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुआ था, ना कि लॉर्ड माउंटबेटन के, अतः कथन ए गलत हो जाएगा। 19 फरवरी 1946 को एनएस तलवार नामक जहाज के कर्मचारियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष निम्न स्तरीय भोजन व्यवस्था की शिकायत की, पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मुंबई, कराची, मद्रास के भारतीय सैनिकों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 25 फरवरी 1946 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के आश्वासन पर विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया था। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और विचार करके हमें क्या बताना है? हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है ना। हमें इसमें सही बताना है। तो देखो, पहला क्या बोल रहा है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए कलकत्ता में बैथुन स्कूल स्थापित की थी क्या? तो ये पहला सही हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, तो ये भी सही है। केशव चंद्र
सेन के सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया था क्या? नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में लगभग 35 महिला स्कूल खोले थे। हिंदू महिला विद्यालय की स्थापना 1849 को जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बैथ्यू ने की थी। 1856 में सरकार ने इसका प्रभार ले लिया और इसका नाम बैथून स्कूल रख दिया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की अध्यक्षता में इसकी प्रबंध समिति का भी गठन किया गया था। पहला सही हो जाएगा। प्रसिद्ध बांग्ला इतिहासकार या उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक के रूप में चुना गया था या नियुक्त किया गया था, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा भी सही है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया था, जिसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अभियान द्वारा प्रतिबंधित कर दिया था, मतलब एक अधिनियम के द्वारा, ना कि अभियान, अधिनियम के द्वारा उसको प्रतिबंधित कर दिया था। निम्नलिखित घटना में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना, ये तुम्हारी हुई है 1875 के समय, है ना। फिर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण की स्थापना की थी, ये वो है नील आंदोलन के खिलाफ, है ना। तो पहले ये वाली घटना हुई है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की लेखक बाद में लिखा है। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में कलकत्ता मतलब सफलता प्राप्त की थी, प्रथम भारतीय बने थे, तो ये भी बाद में हुआ है। देखो, नील दर्पण एक बंगाली नाट्य है जिसको दीनबंधु मित्र के द्वारा 1858 से 1859 में लिखा गया था और 1860 में प्रकाशित किया गया था। इसमें दीनबंधु मित्र ने नील बागान मालिक हैं उनके अत्याचारों का खुला चित्रण किया था। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता प्राप्त करके प्रथम भारतीय बने थे। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1882 में की गई थी, जिसका कथानक सन्यासी विद्रोह था। फिर आते हैं दयानंद सरस्वती, इनका नाम था मूल शंकर। इन्होंने अप्रैल 1875 में मुंबई में, वर्तमान बम्बई है, वहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। फिर आते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? तो ये लड़ा गया था दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय बने थे लाला मोहन घोष 1885। इसके बाद 1886 में दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। 1892 में दादा भाई नौरोजी फिंक्सबरी सीट से विजयी हुए। विकल्प में लाल मोहन घोष का नाम नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी ये चुनाव की? तो ये हुई थी 1892 में। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये हैं अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से संबंधित है। इन्होंने अल निदवाह का प्रकाशन किया था। 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इंडिया विंग्स फ्रीडम इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में सही कथन चुनिए। पहला है, इन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी भीमराव अंबेडकर जी ने, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा है, 1920 में इन्होंने पत्रिका मूक नायक शुरू की थी, ये भी सही है। 1925 में इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, नहीं। और यह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे, तो ये भी गलत है, बलराम सिंह थे ना। देखो, मतलब तीसरा और चौथा गलत है। भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे बल्कि बलदेव सिंह थे, है ना, बलवंत नहीं थे, बलदेव थे। डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना अंबेडकर जी ने की थी 1924 में। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है, मतलब कालानुक्रम बताना है हमें, है ना।
कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, ये तो हुआ है बाद में। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, देखो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु अपनी अगस्त में आती है 1920 में। तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा, ये फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सबसे पहले आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति गठित की गई थी। उसके बाद हुआ था बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु। उसके बाद तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा। फिर आता है कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। तो देखो, जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था वह 4 से 9 सितंबर 1920 को आयोजित किया गया था। फिर बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तुर्की को अर्पित शांति की शर्तें 4 मई 14 मई 1920 को हुई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर जो कांग्रेस समिति थी उसके द्वारा सर्वदलीय सम्मिलित जो रिपोर्ट थी वह प्रस्तुत की गई थी 25 मार्च 1920 को। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित हुई थी वह कौन सा है? वह है 1948। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का प्रतिपादन 6 अप्रैल 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किया गया था। इस नीति में पहली बार देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना दी गई थी। इसके अंतर्गत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का विभाजन किया गया था। दोनों क्षेत्र के लिए अलग अलग उद्योगों का निर्धारण किया गया था। 1948 को औद्योगिक नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए औद्योगिक विकास में दोनों की भूमिका स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो केरल में हुई थी सबसे पहले। भारत में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन 1957 को हुआ था। दक्षिणी राज्य केरल में विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने कांग्रेस को हराया था। केरल के मुख्यमंत्री के रूप में EMS नंबूदरीपाद ने स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और घटना का सही कालानुक्रम बताना है। तो पहले आते हैं हमारे कांग्रेस सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई साम्यवादी सरकार। तो ये हो जाएगी 1957। अब भी पढ़ा अपन ने। भारत के उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया था, तो ये 1900 कब हुई है? 55 में हुआ था। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीय वाहक बना दिया गया। तो ये 51 के समथिंग हुआ था क्या? मतलब ये तो पहले ही हुआ होगा, है ना। फिर गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया, तो सबसे लास्ट में ये हुआ था, है ना। तो सबसे लास्ट में 4 देखो, और ये इसके बाद 2 के बाद 1, तो ये होगा बी आंसर। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1953 में किया गया था। यह राष्ट्रीय वाहक और राष्ट्रीय वाहक बना। जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम रखा गया। अप्रैल 1957 में सर्वप्रथम केरल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार बनी। केरल के मुख्यमंत्री के रूप में EMS नंबूदिरीपाद ने स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना की थी। 1961 में सैन्य कार्यवाही के जरिए गोवा को भारत में अधिग्रहित कर लिया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिवेशन 1962 के द्वारा गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 में गोवा में एक राज्य एक राज्य बना दिया गया 1987 में। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू जी थे किंतु गांधी जी नहीं थे? तो नेहरू जी भैया भारी औद्योगिकरण के थे, जबकि गांधी जी कुटीर उद्योग के समर्थक थे। नेहरू जी गांधी जी के सत्य, अहिंसा एवं अस्पृश्य जैसे नैतिक तथा सामाजिक सिद्धांतों के अनुयायी थे, जबकि कई
आर्थिक सिद्धांतों पर दोनों के गहरे मतभेद थे। जहां भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु कुटीर उद्योग के विकास पर बल दिया था, वहीं नेहरू जी ने भारी उद्योगों के पक्षपोषक थे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? यह कहा गया था कराची अधिवेशन 1931 में। दे माइट किल मी बट दे कैन नॉट किल गांधीज्म। इफ ट्रुथ कैन बी किल्ड, गांधीज्म कैन बी किल्ड। यंग इंडिया 2 अप्रैल 1931 में प्रकाशित किया गया गांधी जी के द्वारा। 26 मार्च 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में यह भाषण का अंश था। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? CR दास ने बनाया था। तो राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था, राजगोपालाचारी। मद्रास प्रांत के प्रभावशाली नेता C राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए जुलाई 1944 में दोनों पक्षों के मध्य समझौते की एक योजना गांधी जी की स्वीकृति से प्रस्तुत की, जिसे CR फॉर्मूला कहा जाता है, जिन्होंने इस फॉर्मूले को अस्वीकार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें से कोई भी नहीं है सही, तो अपन देख लेते हैं आंसर। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 को हुई थी। मार्गरेट एलिजाबेथ किस इनकी संस्थापक रही थी। और अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना MC राजा के द्वारा 1925 में की गई थी। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना 1903 को हुई थी। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना MG रनाडे के द्वारा 1887 में की गई थी, 1887 में। गांधी जी को यदवदा जेल ले जाया जाए, मतलब हमें इसको मिलाना है ना। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय लेके गए थे यदवदा जेल में हमेशा, वरना कहाँ लेके जाते थे? आगा खां पैलेस में लेके जाते थे। गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। सांप्रदायिक अवार्ड के खिलाफ इनके द्वारा ये किया गया था। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए थे। कब? जब ये उनसे एयरविन से समझौता करने गए थे ना, तब। तो दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा था कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। तो यह कब कहा गया था? तो 1939 में कांग्रेस संकट या फिर त्रिपुरी संकट में किसने कहा था? गांधी जी के द्वारा कहा गया था, जब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पट्टाभी सीतारामैया जी को उससे हरा दिया गया था ना, चुनाव में हार गए थे वो। तब गांधी जी का यदवदा जेल ले जाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। गांधी जी ने आमरण अनशन किया था सांप्रदायिक अवार्ड के खिलाफ। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए थे दिल्ली समझौते के अनुमोदन पर। इन्होंने कहा था कि पराजय उनकी नहीं और मेरी है अधिक है, ये 1939 में कहा था गांधी जी ने। निम्नलिखित में कालानुक्रम में बताइए हमें। सबसे पहले आया है असहयोग आंदोलन, उसके बाद साइमन कमीशन 1927, फिर नेहरू रिपोर्ट 1928, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो भी सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में, साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई है ना? चोरा चोरी, दांडी मार्च, इरविन समझौता। देखो चोरा चोरी हो गई 1922 में, फिर दांडी मार्च ये हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। फिर उसके बाद हुआ था क्या? गांधी इरविन समझौता। तभी तक गांधी इरविन समझौता है। उसके बाद आता है सांप्रदायिक निर्णय, ये सबसे बाद में हुआ था। देखो चोरा चोरी की घटना 1922 में, दांडी मार्च 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, सांप्रदायिक निर्णय 1932। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। रेलवे आयोग थॉमस रॉबर्टसन के द्वारा है ना। अकाल आयोग बनाया गया था किसके लिए? मैकडोनाल्ड के द्वारा। सिंचाई मैनक्रीफ और पुलिस एंड्रूज फेजर। देखो अब भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, देखो फिर से आगे रिपीट होने लगे। आपको याद हो जाएंगे लास्ट तक पूरे। यदि आप ट्रिक्स याद करेंगे तो आपको एग्जाम में भी याद आ जाएंगे। तो रेलवे 1901 में बना था और ये थॉमस रॉबर्टसन के द्वारा बनाया गया था। अकाल आयोग 1899 में आया था, एंटनी
मैकडोनल्ड के द्वारा। सिंचाई आयोग 1901 में आया, कॉलिन स्कॉट मैनक्रीफ के द्वारा लाया गया था। और पुलिस सुधार आयोग 1902 में आया और एंड्रूज फेजर के द्वारा। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कुछ कूट हैं, सही बताने हैं। डांडी मार्च ये 1920-30 के समथिंग आई थी। साइमन कमीशन 1927, इरविन समझौता 1931 और पूना पैक्ट। तो देखो पूना पैक्ट सबसे बाद में आएगा, सी आंसर है। 32 में आया था पूना पैक्ट। साइमन कमीशन 1927, डांडी मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता 1931 और पूना समझौता 1932। कालानुक्रम में जमाना है हमें फिर से, वही पूना पैक्ट सबसे बाद में आएगा, वही है क्रम इसका भी। कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अंतिम सरकार गठन, कैबिनेट मिशन की पहुंच, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई करना और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना। तो सबसे पहले आएगा क्या, जिन्ना के द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस विध्वंस कर दी गई थी, कॉन्फ्रेंस भंग हो गई। उसके बाद कैबिनेट मिशन पहुंचा, इनने इसको भी मना कर दिया कि हम इसको भी नहीं करेंगे। फिर इनने बोला कि एक काम करते हैं, मुस्लिम लीग ने कार्यवाही दिवस मनाया। उसके बाद आती है अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया था। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 को हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को हुआ। जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस करने के लिए शिमला समझौते की विफलता की घोषणा 1945 में की गई थी, 14 जुलाई को। अब आते हैं निम्नलिखित में सही क्रम बताना है हमें। ओके, कैसे जमाना है, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर खुदाई खिदमतगार और सूरत विभाजन। लास्ट वाला है, पहले आया था सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, साइमन कमीशन 1927, सविनय विज्ञान और फिर खुदाई खिदमतगार, है ना। देखो, सूरत विभाजन 1907 में, साइमन कमीशन 1927 में, सविनय विज्ञान आंदोलन 1930 में, खुदाई खिदमतगार सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान ही प्रारंभ किया गया था अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में। दल और उसके संस्थापक, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, यह बुलाई गई थी अल्लाह बख्श के द्वारा। खाकसार पार्टी संबंधित है अल्लाह मशरिकी के द्वारा, अल्लामा मशरिकी के द्वारा। खुदाई खिदमतगार, यह बुलाए जाते हैं हमारे अब्दुल गफ्फार खान को। और कृषक प्रजा पार्टी, ये संबंधित हैं हमारे फजलुल हक के द्वारा। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वह अल्लाह बख्श के द्वारा, खाकसार पार्टी अल्लामा मशरी के द्वारा, खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा और कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक के द्वारा। बारदौली सत्याग्रह मतलब सम्मिलित करना है ना। चंपारण आंदोलन से हमारे गांधी जी जुड़े थे, बारदौली से हमारे वल्लभ भाई पटेल। फिर आते हैं मतलब देखो, कूका आंदोलन से राम सिंह और कुर्ती आंदोलन से गफ्फार खान। बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंपारण गांधी जी, कूका आंदोलन राम सिंह, कुर्ती आंदोलन गफ्फार खान। अवध किसान आंदोलन, इनका संबंध है हमारे किनसे, नेहरू जी से। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक सोसाइटी, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संबंध है एम.एन. रॉय से। ऑल इंडिया किसान सभा की जो स्थापना है सहजानंद ने की थी, कहाँ है, ऑप्शन में नहीं है तो ये गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएंगे, क्वेश्चन ही गलत है इसलिए हटा दिया इन्हें, है ना। देखो, अवध किसान सभा की स्थापना प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे और देवनारायण पांडे केदारनाथ के प्रयासों से हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में सहजानंद सरस्वती ने की थी, जिससे एन.जी. रंगा और आचार्य नरेंद्र देव, नारायण जयप्रकाश नारायण
और नंबूदरी-पाद जैसे नेता भी जुड़े हुए थे। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक एम.एन. रॉय थे। इस प्रकार यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। अतः इसमें से सही बता पाना गलत है, क्योंकि बहुत सारे गलत थे ना, इसलिए। तो चलिए हम यहीं पर अपना ये वाला आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 200 के समथिंग क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। हम ये वाला लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आंदोलन और उनके संबंधित व्यक्ति। होम रूल लीग हमारे तिलक से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी दिख रहे हैं क्या? नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन, खान बंधु, खिलाफत आंदोलन, ये भी यार गलत ही होगा क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं। देखा आयोग ने हटा दिया ना, इतने सारे गलत क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के परेशान होते रहते हो कि ये कौन सा गलत होगा, कौन सा सही होगा। तो देखो, जो अली बंधु हैं, इनके द्वारा खिलाफत आंदोलन संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी या उससे जुड़े हुए थे। खान बंधु सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हैं, परंतु जो BM राव अम्बेडकर हैं, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था और उसमें शामिल भी नहीं हुए थे। तो ये क्या हो जाएगा, आयोग के द्वारा हटाया गया क्वेश्चन है। इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।